रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इस ये जो है किस आधार पे है, तो अभिकारकों के बंध टूटने, अभिकारकों के पुराने बंध टूटने तथा नए बंध बनने के आधार पर अभिक्रियाएं जो हैं 5 प्रकार की होती हैं। पहले फटाफट लिख लीजिए जो भी हम लिखवा रहे हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? पहला, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इंग्लिश लिखते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आप लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा लिख सकते हैं आप अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। पहले उपचयन लिखिए। उपचयन, इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, वह अपचयन अभिक्रिया। इसको जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अपचयन अभिक्रिया। ठीक, चलिए ये जो है 5 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक एक करके सभी के बारे में समझ लेते हैं। पहले योगात्मक अभिक्रिया, जब 2 चीजें मिलकर के केवल और केवल एक उत्पाद बनाए। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाए तो उसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके और जल जो है, पानी जो है, एक ही उत्पाद बन रहा था, योगात्मक अभिक्रिया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, विघटित हो जाता है। जैसे इस टाइम लोग टूट जा रहे हैं, विघटित हो जा रहे हैं, बेचारे टूट के कहाँ चले जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं रंग बिरंगे दुनिया में नहीं जाया जाता है। रंग बिरंगे दुनिया में जाएंगे, टूट जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, आपके अंदर वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया अपने अंदर नहीं कराना है, जो प्रकृति में हो रहा है वही काफी है। जैसे कि हम कोई चीज रख देते हैं, सड़ जाता है, वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, ये जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। जब किसी चीज से ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, हमसे ऑक्सीजन आके जुड़ गया, कहा हम आपके साथ रहेंगे तो हमारा ऑक्सीकरण हो गया। जिसके साथ ऑक्सीजन चला जाएगा उसका ऑक्सीकरण, जिससे हाइड्रोजन दूर हो जाएगा उसका भी ऑक्सीकरण। हमसे हाइड्रोजन जुदा हो जाए, चाहे हमसे ऑक्सीजन को प्रेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन हमसे प्रेम कर ले, चाहे हाइड्रोजन हमसे जुदा हो जाए, दोनों चीजें क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया में इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। अपचयन अभिक्रिया इसका जस्ट उल्टा, हमसे ऑक्सीजन जुदा हो जाए, हाइड्रोजन प्रेम कर ले, तो क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। बस इतना ही है। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको और हम इन अभिक्रियाओं के प्रकार को जल्दी से खत्म करते हैं। ये हेडिंग है पहला, हम तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिटा दिए। अब आगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया में अभी हम क्या बोले हैं? जब 2 या 2 से ऐसी अभिक्रिया, बस लिख लीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो हमारा गलती नहीं है, आप उसको सुधार लीजिएगा। अधिक पदार्थ मिलकर केवल या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक दोनों एक ही। अब यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा ज्यादा टाइम चला जाएगा। अभिक्रिया कहलाती है।
हमारे साथ साथ लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत तेज हम लिखते हैं। चलिए इसका आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या बनता है, H2O बनता है, जल बनता है। ऐसे ही Mg प्लस O2 जब जुड़ता है तो क्या बनता है, MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे ही लिख सकते हैं Na प्लस Cl2 इजकल टू NaCl, ये बनता है। तो ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। ठीक, तो आपको समझ में आया कि जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें जुड़ करके क्या बनाते हैं, जैसे अब 2 या 2 से अधिक चीज़ें, तीसरा भी लिख देते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिखे थे, Fe प्लस O2 प्लस XH2O गिव्स क्या देता है, Fe2O3 इंटू XH2O H2O। ये देखिए 3 चीज़ें मिलकर के एक पदार्थ बनाया हुआ है। तो जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर के केवल और केवल एकल उत्पाद बनाती हैं, यानी कि एक ही प्रोडक्ट में मिलता है हमको चीज़, तो उसको बोलते हैं कि ये योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कैसे होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेडिंग लगाइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ये भी तो हम बहुत अच्छे से आपको समझा ही दिए। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये कैसे होता है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, कोई एक पदार्थ, कोई पदार्थ लिख लीजिए बस, कोई पदार्थ 2 या, जस्ट एडिशन का उल्टा है, 2 या 2 से, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में लिख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। पदार्थों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, बैगन का सड़ना, आलू का सड़ना, तरोई का सड़ना, जो चाहे लिख सकते हैं। समझ में आया। कोई भी चीज़ सड़ता है यानी डिकम्पोज होता है, वो अपने अवयवों में टूटता है। तो जो भी टूट रहा है, जो भी टूट रहा है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। हम टूट रहे हैं तो हम सड़ नहीं रहे हैं, बस डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब कि हमारा जो हृदय है वो टूट जा रहा है, बस इतना ही हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, सब्जियों का सड़ना, सब्जियों का अपघटन या सड़ना। ठीक, H2O जब टूटता है, इसको बहुत ज़्यादा या तो हीट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जब प्लाज्मा स्टेट में लगभग आ जाए उससे थोड़ा सा कम बस। तो इसमें जब हीट दिया जाता है या इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस आप सिंपल सा याद रखिए, जब जल में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या बनता है, H2 प्लस O2। अब हम कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी बैलेंस मत कीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस कीजिएगा, सभी इक्वेशन को बैलेंसिंग सिखा चुके हैं। ठीक, तो ये बैलेंस करके आप लिख लीजिएगा, पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आप दूसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, NaCl जो टूटता है तो Na प्लस Cl, Na प्लस Cl2 बनता है। ठीक, ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, सब्जियों का सड़ना। ये सभी एग्जाम्पल हैं अपघटन अभिक्रिया की। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब अगला इसी में लिख लेते हैं, अभी मिटाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा अभिक्रिया क्या था, लेकिन मिटाने की ज़रूरत है। जो अभिक्रिया आया उसको समझाने के लिए, विस्थापन अभिक्रिया आया, इसके लिए देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। मान लीजिए हम जो है डबल हो गए थे, पहले डबल हो गए थे, अब कोई आया हमको लात मार के भगा दिया, हमारे जगह पे रहने लगा, मतलब कि हमको लात मार के भगा दिया, हमारे जगह पे रहने लगा, तो क्या कर दिया, हमको विस्थापित कर दिया, हमको भगा दिया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया।
जब दो लोग साथ रह रहे हो, तीसरा आके एक को भगा दे, अपने उसका जगह ले ले, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आजकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉमन हो गए हैं दुनिया में, समझ रहे हैं। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा, इसीलिए कहते हैं बच के रहिए। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्पेलिंग हम बोल दिए, आप लिख सकते हैं। इसको अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप जा सकते हैं, लेक्चर पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल से मिलेगा। वन शॉट का मतलब बस रिवीजन, बस रिवीजन। उसके बाद भी हम सारा नोट्स आपको बनवा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं किया। और जो भी कॉन्सेप्ट समझा है सारा चीज़ जो है डीपली भी समझा रहे हैं, बस थोड़ा फास्ट समझाया जा रहा है इसमें। और लेक्चर में क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे समझाया जाता है, और इसमें क्या होता है, बस फास्ट समझाया जाता है। और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है लेक्चर और वन शॉट में, बस इतना ही अंतर है। और इसमें अंतर ये भी हो जाता है ना, ये भी इसमें अंतर हो जाता है, जैसे लेक्चर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है रोज रोज पढ़ना होता है, और वन शॉट में पूरा चैप्टर भी एक के दिन हजम करना होता है। अगर आप मान लीजिए कि एक दिन खाना खा लिए 10 दिन का खाना मिला के एक दिन खा लेंगे, तो उल्टी होगा कि नहीं होगा? तो वही होता है इसमें वन शॉट में। तो आप अगर पहले लेक्चर पढ़े होंगे तो वन शॉट आपको बहुत आसान लगेगा, जब पढ़ेंगे तो लगेगा तो सब हमको आता ही है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कभी कभी हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके लिए डाइजेशन की गोलियां खानी पड़ती है। तो डाइजेस्ट करना है तो यहाँ पे पहले लेक्चर पढ़ना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है इसका डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे तत्व को, अभी समझ में आएगा, दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। स्पीड बढ़ाइए, अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, ये हो गया विस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये विस्थापन अभिक्रिया हम समझ लिए, समझे नहीं, बस लिखे हैं, समझ में आया? तो हम देखिए, इसमें पहले एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तभी आपको समझा पाएंगे। पहले एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जो अभी एग्जाम्पल लिए थे सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस Zn जिंक, जब इनकी अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, देखिए कॉपर और क्लोरीन एक यौगिक है। यौगिक और तत्व में अंतर क्या है, देखिए तत्व जो है अपने शुद्ध रूप में जब कोई परमाणु रहता है ना तो उसको तत्व बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है और परमाणु भी है साथ साथ में, हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक। और H2 जो है, हाइड्रोजन H2, ये जो है तत्व भी है और यौगिक भी है, क्योंकि दो लोग साथ में रह रहे हैं। जब दो लोग साथ में रह रहे होते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। और जब दो लोग प्योर अवस्था में, यानी कि दोनों एक ही हाइड्रोजन दोनों सिमिलर व्यक्ति अगर साथ रह रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं? यौगिक भी बोल सकते हैं और तत्व भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये ZnCl2, इसमें देखिएगा तो जिंक का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु, ये दोनों परमाणु है और ये दोनों परमाणु मिलकर के एक यौगिक बनाया हुआ है। इसको हम तत्व नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग परमाणु है। इसमें क्या है, तो इसमें दोनों एक ही तरह का परमाणु है, इसलिए इसको तत्व भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Zn अगर सिंपल अकेले रहता तो इसको तत्व बोलते, लेकिन ये Cl के साथ, क्लोरीन के साथ आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, इसका नाम अलग रख दिया जाएगा। समझ में आया? यही है। तो अब ये यौगिक है कॉपर क्लोराइड और इसके साथ जिंक की अभिक्रिया हो रही है। ये क्या करेगा? जिंक जो है बरियार होता है,
कापर से बरियार होता है, इसको भगा देगा, कहे भग हम तुम्हारे जगह पे आएंगे, तो इसके जगह पे ये आ जाता है, क्लोरीन के साथ ये रहने आ जाता है ZnCl2 और प्लस Cu यानी कापर। समझ में आया? ये बन गया कापर जिंक क्लोराइड और ये कापर सॉलिड कापर बन गया। इसको बैलेंस कर दीजिएगा, इसमें इंफॉर्मेशन भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका इक्वेशन और ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, यौगिक में से किसी एक तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है और वो कौन करता है, कोई तत्व ही करता है, कोई तत्व ही करता है। अब ये अभिक्रिया जो है, नोट लिख के लिखिएगा, नोट लिख के लिखिएगा, यह अभिक्रिया सामान्यतः धातुओं में होती है। धातुओं में जिंक क्या है, धातु है, और कापर क्या है, धातु है, धातुओं में होती है। तो ये ज्यादातर धातुओं में ही होती है ये अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये अभिक्रिया हो गया, हम कह रहे हैं कि आप ये अभिक्रिया कराइए, ZnCl2 प्लस Cu, ये देगा हमको, तो आप कराएंगे इसका अभिक्रिया, तो कैसे कराएंगे, CuCl2 प्लस Zn। यही नहीं कहेंगे कि कापर जो है जिंक को विस्थापित कर दिया, भगा दिया लात मार के, और कापर जो है इसका स्थान ले लिया, हो गया। लेकिन अब देखेंगे तो इस अभिक्रिया का ये जस्ट उल्टा है, लेकिन ये अभिक्रिया अब नहीं होगा, ये अभिक्रिया गलत है, ये अभिक्रिया गलत है। अब कहेंगे आप जो किए थे ऊपर वाला सही है, हम जो किए हैं गलत है, ये कौन सा मास्टर है? तो देखिए, यह अभिक्रिया जो होता है इसका कुछ शर्त होता है, नियम कानून होता है, तभी यह अभिक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें क्या था, इसमें जिंक जो था कापर से ज़्यादा पावरफुल होता है। जिंक जो है क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है इसकी, और कापर उतना अच्छा से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, उतना अच्छा से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। तो इन दोनों के बीच प्रेम जो है कम था, क्लोरीन और कापर के बीच प्रेम कम था, इसलिए जो जिंक था ये विस्थापित करके और क्लोरीन के साथ गहरा प्रेम बना लिया, गहरा प्रेम कर लिया। समझ रहे हैं? अब गहरा प्रेम कर लिया तो क्लोरीन के साथ ये रह रहा है। अब इसको कापर चाहे तो विस्थापित नहीं कर सकता है, कहाँ से कि इनकी बॉन्डिंग मजबूत हो गई है, बॉन्डिंग मजबूत हो गई है। अब हम ये कैसे पता करें कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा अच्छे से बंध बना सकता है? तो इसके लिए आता है सक्रियता श्रेणी। क्या आता है? सक्रियता श्रेणी। और इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में। चलिए सक्रियता श्रेणी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? सक्रियता श्रेणी होता है पोटेशियम पहले होता है, सबसे पहले। इसको हम बताए हैं लेक्चर जब पढ़ा रहे थे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हेडिंग लगाइए सक्रियता श्रेणी, इसी के नीचे लगा लीजिएगा हेडिंग सक्रियता श्रेणी। इतना ही में हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए इतना ही मिटाएं। हेडिंग लगाइए सक्रियता श्रेणी, अभी हम आपको याद भी करा देंगे। हेडिंग सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी क्या है? देखो, पोटेशियम, सोडियम, कनक, कैल्शियम, ठीक, कनक मांगे आयरन, जिंक आयरन, कनक मांगे एल्युमिनियम जिंक, एल्युमिनियम जिंक आयरन। उसके बाद क्या है? पीबी। वैसे तो हमको भी नहीं याद है, हरदम याद नहीं रहता है, हाँ 2-4 दिन याद रहता है, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे अभी, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसका, तो इसीलिए थोड़ा सा याद नहीं है। लेकिन आप याद कर सकते हैं इसको, आपके लिए ज़रूरत पड़ेगा जब दे देगा कभी कि यह अभिक्रिया होगा कि नहीं, एग्जाम में देता है इसे करके कि यह अभिक्रिया होगा कि नहीं, तो आप कैसे बता पाएंगे? हाइड्रोजन, वैसे हमको भी यादें होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हैं। कापर, उसके बाद क्या है? अच्छा जी, अब यहाँ से नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसके आगे हम लिख देते हैं HgAgU। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, और उसके बाद Pb यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कापर
और मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये जो है सक्रियतर श्रेणी में आते हैं। यही धातुएं हैं, सभी यही धातुएं हैं। धातुओं में ही ये अभिक्रिया होती है। तो धातुएं जो हैं कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज़्यादा तगड़ा बंध बना सकता है, उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। इसको याद करने का तरीका पहले देख लीजिए। देखिए, इसको बोलेंगे कनक, कनक मांगा, कनक मांगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कनक मांगा एल्यूमिनियम, जिंक, कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक, फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, पब्लिक हैरान क्यों है। ठीक, इससे तो इतना याद हो गया। और दूठे बचा सिल्वर और गोल्ड। तो वैसे तो आपको याद होता है सिल्वर गोल्ड औरतों का सबसे कीमती जो है गहना होता है, सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे कीमती धरोहर होता है। तो ये आप याद ही कर सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। अब आप ऐसे मत लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं। हम लिखे हैं तो हमारे पास नीचे जगह नहीं था, इसलिए नीचे नहीं लिखे। अगर आपके पास जगह है तो इन दोनों को ला करके नीचे लिखिएगा। समझ में आया? देखिए, इसको याद करने का तरीका भी हम बता दिए कि कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक, फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, और सिल्वर गोल्ड, कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक, फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे जैसे ये तो नीचे का पोर्शन है ना, ये नीचे का पोर्शन है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं क्रियाशीलता बढ़ती है, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सक्रियता श्रेणी में, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ेगी, मतलब इसका पावर बढ़ेगा, तत्वों का जो पावर है वो बढ़ेगा, बंध बनाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। जैसे देखिए, पोटेशियम का जो है क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये सभी को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि ये जो है क्लोरीन के साथ मान सकते हैं, क्लोरीन के साथ क्या करता है, सबसे अच्छे से बॉन्डिंग कर सकता है, सबसे अच्छा इसका क्लोरीन के साथ प्रेम है। समझ रहे हैं? तो ये जिंक को भी विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए ZnCl2 लिखा हुआ है और कहीं से पोटेशियम टपक आया, तो पोटेशियम कहेगा बाबू तुम ही बरियार नहीं हो, हम तुमसे बरियार हैं। अब पोटेशियम जो है जिंक को हटा देगा और बन जाएगा KCl, और जिंक अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है। तो यहाँ से KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। तो ऐसे समझना हो तो कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती है तत्वों की, यानी कि बंध बनाने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। अब आप लिख सकते हैं CaCl2 प्लस जिंक। यह अभिक्रिया होगा? कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहाँ से कि जिंक जो है कम क्रियाशील है, कैल्शियम ऊपर है, इसलिए कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है। अब यहाँ से हम कैल्शियम को हटा करके यहाँ ZnCl2 लगा दिए, यहाँ पे कैल्शियम लगा दिए। अब अभिक्रिया होगा? हो जाएगा। अब अभिक्रिया हो जाएगा, CaCl2 बन जाएगा और प्लस Zn जिंक बाहर निकल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी अभिक्रियाएं बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग बदल जाएगा, आपको बदलने में दिक्कत होगा, हेडिंग लगाइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होगा। अभिकारक में ही तो आयन रहेंगे, तो अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया भी गलत लिख रहे हैं यार,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम शॉर्टकट लिखे हैं, आप जो है पूरा लिख सकते हैं। ठीक, इसमें जो अभिक्रिया होती है या अभिक्रिया जो होती है या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, या अभिक्रिया या तो इसमें अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है कि या तो इस अभिक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया ये हो रही होगी या तो ये अवक्षेप इसमें बन रहा होगा। जैसे अभी एक हम अभिक्रिया लिखे थे, इसमें अभी वो नोट हम लिखेंगे जो अभी बोले हैं। जैसे हम अभिक्रिया लिखे थे, क्या लिखे थे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और प्लस KCl, क्या लिखे थे, KCl। जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और प्लस AgCl, ये बन गया। बना कि नहीं। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे है, तो ये अभिक्रिया हुई है, देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इसमें NO3 जो है पोटेशियम के साथ चला गया है और क्लोरीन जो है सिल्वर के साथ चला आया। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये Ag प्लस में टूटेगा और NO3 जो है ये माइनस एक चार्ज आ जाएगा। इसको आयनों में तोड़ा जाता है, आप जानते हैं कैसे आयन में टूटते हैं। ये K प्लस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। जब इसको KCl को इसके आयनों में तोड़ेंगे तो K पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। इन दोनों का आयन जो है एक्सचेंज हो गया, Cl Ag के साथ आ गया है और NO3 जो है K के साथ आ गया। और यही अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिएगा तो दो चीज विस्थापित हुए, एक जो है दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो ये पहले वाले का स्थान ले लिया। समझ सकते हैं ना। ये रियल लाइफ में भी कभी कभी घटित होता है, समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये AgCl जो है ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी अवक्षेप बन रहा है, ये पाउडर बनता है, समझ रहे हैं। ये अभी हम प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल भी दिए थे तो उसमें समझाए थे। तो या तो इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है या तो इन अभिक्रियाओं में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब चलिए दूसरा अभिक्रिया, हम जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। यही दो तरह की अभिक्रियाएं इसमें आती हैं, या तो उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा होगा या तो अभिक्रिया उदासीनीकरण होगी। इसमें दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जिसमें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है HCl और प्लस NaOH। देखिए HCl जो है एसिड है, यानी कि अम्ल है, इसके नीचे लिख भी लीजिए अम्ल। और ये क्या है, क्षार है, ये आप जानते हैं क्षार है। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है, लेक्चर तो लंबा हो गया लेकिन अब कंप्लीट होने वाला ही है ये चैप्टर। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब कि इसमें लवण बनता है। और ये लवण कैसे बनेगा, तो देखिए Na, इसमें आयन में तोड़ दीजिए इसको, H प्लस Cl माइनस, इसको Na प्लस और OH माइनस। धातुओं पे ज़्यादातर प्लस आता है, ठीक। यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, Cl को इसके साथ भेज दीजिए, OH को इसके साथ भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Na के साथ Cl गया है NaCl प्लस H2O, ये बन जाएगा H2O। तो जल जो है ये भी उदासीन है और नमक भी उदासीन है, यानी लवण है। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है और ये भी क्या है, ये भी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो नोट डाल के आप लिख लीजिए, फटाक से नोट डाल के लिख लीजिए, ये अभिक्रियाएं सामान्यतः उदासीनीकरण या अवक्षेप देने वाली होती हैं,
होती है। इसमें अवक्षेप बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका हो जाता है यहीं पे खत्म। अब हम चलते हैं उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे, और उसके बारे में थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा, थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। इसमें जितना लगा है लगभग उतना ही लगेगा। चलिए हेडिंग लगाइए उपचयन अभिक्रिया, जल्दी से हेडिंग लगाइए उपचयन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एक के बारे में पहले समझेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया। हेडिंग क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन में अंतर समझ जाइएगा, अभी हम आपको समझा देंगे। ठीक, अभिक्रिया इसमें क्या होता है, तो इसमें जब किसी चीज से ऑक्सीजन जुड़ेगा या किसी चीज से हाइड्रोजन जुदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यही बताए हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, लिख सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में वही H2O वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। H2 + O2 गिव्स H2O। इसमें देखिएगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें लिख सकते हैं तीर लगा करके कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत ठीक। हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है यानी ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन निकलने वाली भी प्रक्रिया आप देख सकते हैं, जैसे HCl + NaOH जो अभी एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन को हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा है, तो यानी कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे NaCl + H2O यही बना है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, कहाँ से कि हाइड्रोजन इसको छोड़ के गया है, जुदा हो गया है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण, जिससे हाइड्रोजन निकल जाएगा या ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब चलिए हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा अपचयन अभिक्रिया, और उसके बाद ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। 2 लेक्चर लगाए हैं इसको पढ़ाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, और एक ऐसे सिंपल ऑक्सीजन जुड़ने और निकलने के आधार पे। दूसरा चीज अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको सुनिए, देखिए इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन जुदा हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुदा हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो लिख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है, बस उस डिफिनेशन को उलाट देना है, जुड़ता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी, ह्रास होता है, तो अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक। सिंपल सा डिफिनेशन है। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें अभी जैसे कि मान लीजिए, हाँ H2 + O2, सेम एग्जाम्पल पीछे वाला ही लिखवाते हैं। देखिए इसमें क्या बन रहा है, H2O बन रहा है।
इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ था। क्या हुआ था, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ था, हाइड्रोजन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया था। कंफ्यूजन इसीलिए बहुत होता है, ये कहीं अभिक्रिया दोनों का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे जो था हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा था, जब किसी चीज से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण, और जब किसी चीज से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका अपचयन। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि क्या हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन भी हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन भी हुआ। जब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका भी अपचयन होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है। समझ में आया। और इसका क्या हुआ है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। अब इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए ऑक्सीजन का अपचयन। समझ में आ रहा है। और जब दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ हो रही होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हों, दोनों साथ साथ हो रहे हो, क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। बस इतना ही है रेडॉक्स अभिक्रिया, और कुछ नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक हेडिंग दे देगा और आपको पूछ देगा। अब इसमें आता है ऑक्सीकारक और अपचायक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे, और फिर फटाक से उसके बारे में लिख लेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझाते हैं, नहीं तो अभी गोजेंगे इसमें पूरा। देखिए, जब हम ऑक्सीकारक और अपचायक की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीकारक क्या होता है, कारक, जैसे कोई देखिएगा, ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीकरण कराने वाला, ऑक्सीकरण कराने वाला। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऑक्सीकरण कराने वाला कौन है, यहाँ पे उसी को ऑक्सीकारक बोलेंगे। देखिएगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसके कारण ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो वही ऑक्सीकारक है। यानी कि जिसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन किसके कारण जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के कारण ही जुड़ रहा है। मतलब ये क्या है, ये है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ठीक, ये है ऑक्सीकारक। और जिसके कारण अपचयन अभिक्रिया होता है, जिसके कारण अपचयन अभिक्रिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपचायक। सिंपल सा बात है। इसमें देखिएगा, तो अपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। कंफ्यूजन इसीलिए होता है, चार गो चीज आ जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक। कंफ्यूज आ जाते हैं कौन कौन सा है, इसीलिए समझा रहे हैं। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, या जिसके साथ से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। जिससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा उसका अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकारक कौन है, तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा है, जो ऑक्सीकरण कराने का कारण है वही ऑक्सीकारक है, जो अपचयन करा रहा है वही अपचायक है। यहाँ पे ऑक्सीकरण कौन करा रहा था, ऑक्सीजन नहीं होता तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता। बस इतना खोजना है कि कौन नहीं होता तो ऑक्सीकरण नहीं होता, कौन नहीं होता तो अपचयन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो ऑक्सीकारक नहीं होता, यानी कि ऑक्सीकारक यही है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ऑक्सीजन का अपचयन होता, नहीं होता, तो ये क्या है, अपचायक है, अपचायक। इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही है। और इसका डिफिनेशन लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। उल्टा पुल्टा, इसी में कंफ्यूज आ जाते हैं। ये डिफिनेशन आप माइंड में मत बिठा के रखिएगा। जो हम बताएं कि जो ऑक्सीकरण करा रहा है ऑक्सीकारक, जो अपचयन करा रहा है अपचायक,
बस इतना ही माइंड में बिठा के रखिएगा। अब ट्रिक अगर आपको देखना है तो बस खोज लीजिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। एकदम उल्टा, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। सिंपल सा बात है। तो यही हम डिफिनीशन लिखते हैं कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक ही जगह हम इसको लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, इसको तभी से हम लिखे हुए हैं। हेडिंग लगाइए ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, वह अपचायक तथा जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। सिंपल सा बात है, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दिए थे अभी, HCl + NaOH। इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, इसको खोजना है। बस एक चीज़ खोज ली ना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन अपने आप मिल जाएगा। और अगर ये दोनों मिल गया तो उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है NaCl और +H2O। खोजिए किसका बस ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण खोजना है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नहीं, बस हाइड्रोजन निकला है क्लोरीन से। यहाँ पे देखिए क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीकरण हुआ है, और यहाँ पे जब ऑक्सीकरण मिल गया तो ये हो गया, इसका अपचयन हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। बस उल्टा कर दीजिए, अपचयन हुआ है, ठीक। अब जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो क्या है, अपचायक है, अपचायक है। और जिसका अपचयन हुआ है वो क्या है, तो वो है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। समझ में आया? ऐसे आप खोज सकते हैं। अब हम इन अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के बारे में समझेंगे और उसके बाद हमारा आ जाएगा उपचयन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में महत्व और चैप्टर समाप्त। समझ में आया? बस इतना ही अब हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के बारे में हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण और अपचायक अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना हेडिंग लगाइए, या रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना हेडिंग लगाइए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ठीक। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना यही है कि अभी तक हम ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन देख रहे थे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक आधार इसका देखेंगे।
जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जब किसी के साथ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसका अपचयन हो जाता है। सिंपल सा बात है। जब किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हमारा साथ छोड़ देगा तो हमारा ऑक्सीकरण होगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन किसी का भी साथ छोड़ के चला जाए उसका ऑक्सीकरण, किसी के साथ चला जाए जिसके साथ जाएगा उसका अपचयन। बस इतना ही सिंपल सा बात है। जिसका साथ छोड़ देगा उसका ऑक्सीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का कोई साथ छोड़ के जाता है तो ब्रेकअप हो जाता है, और किसी और के साथ चला जाता है तो उसका पैचअप हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन किसी का साथ छोड़ के जा रहा है तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन किसी के साथ जाके जुड़ जा रहा है तो जिसके साथ जुड़ रहा है उसका अपचयन। सिंपल सा यहाँ पे है। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि अपचयन अपचायक कौन है, तो जिसका जो अपचयन करने में मदद कर रहा है। अपचायक कौन है? जो अपचयन करने में मदद कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे भी सेम उल्टा ही है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जिस परमाणु या आयन से, जब किसी परमाणु या आयन से, लिख लीजिए, जब किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा जब कोई परमाणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। देखिए ये क्यों लाया गया ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना जो है मॉडर्न टेक्निक है ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए ये मॉडर्न टेक्निक है। पहले जो था क्या था, पहले ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने के आधार पर समझ रहे थे, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं कहीं ये जो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ये फेल हो जा रहा था कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, ये नहीं बता पा रहा था। तो इसके लिए मॉडर्न टेक्निक लाया गया और वो टेक्निक था इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। अब इसमें क्या होता है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण, जब किसी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो उसका अपचयन। जैसे हम कह रहे हैं कि Na यानी सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसे ही कह दें कि क्लोरीन इधर था, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, Cl इधर जाके माइनस बन गया, इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है बाबू? अपचयन हुआ है। समझ में आ गया? क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं NaCl। अब जब ये जो NaCl है ये टूटता है तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटता है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। NaCl जो है टूटता है तो कैसे टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। ये हम जानते हैं, इसको पानी में घोलते हैं तो इसे टूट जाता है। नमक को जब पानी में घोलेंगे Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो Na के पास पहले कितना चार्ज था? 0 था। Cl के पास भी 0। जब कोई ऊपर चार्ज नहीं दिख रहा होता मतलब 0 चार्ज है। समझ में आया? मतलब इससे ना तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना तो आया है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन थे उतना बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये टूटे तो Na का इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणात्मक। अगर किसी के पास कर्जा है, कर्जा खत्म कर दे तो प्लस में आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? तो ऋणात्मक में पहले था, कर्जा में था, और जब वो कर्जा भर देगा तो प्लस में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो सोडियम था ये कैसा था, तो ये ना तो कर्जा में था और ना ही इसके पास पैसा था, लेकिन अब क्या किया, अब ये पैसा कमा लिया, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को कर्ज दे दिया, यानी अब ये प्लस में आ गया। कोई कर्ज मांग रहा था उसको दे दिया, और कौन मांग रहा था, क्लोरीन। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम से, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और क्लोरीन, क्लोरीन 0 से कहाँ गया है, -1 में, यानी इसका अपचयन, चयन कहाँ से कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आया है। पहले 0 यानी इलेक्ट्रॉन बराबर था प्रोटॉन के, अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ, यानी अपचयन हो गया। अब हम जानते हैं कि जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक। यहाँ पे सोडियम, सोडियम क्या है बाबू, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि ये अपचायक है, अपचायक है। और ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का अपचयन हुआ, यानी ये ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यही है सिंपल सा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं,